हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। एग्जाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, हाई कोर्ट हो या फिर वीडियो, इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा एग्जाम में। जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन से गांधी को अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार एग्जाम के पेपर में गांधी को कभी अलग नहीं कर सकते। माने एक प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित हर एग्जाम में मिलेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और ये 30 जनवरी 1948 तक हमारे साथ रहे। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? तो गुजरात में जगह है। गुजरात में एक जगह है। कौन सी जगह है? गुजरात में है पोरबंदर, है ना, काठियावाड़ तट के पास में पोरबंदर नाम की जगह है। वहां पे गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है। उनके पिताजी राज्य के दीवान थे। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की? गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ से की? तो उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की। जो उच्च पढ़ाई की ना, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और इंग्लैंड से पढ़ाई की। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में एक कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? इनर टेम्पल लॉ कॉलेज, है ना। क्या नाम है कॉलेज का? इनर टेम्पल लॉ कॉलेज। तो आपको ये टेम्पल शब्द याद रखना है। टेम्पल माने मंदिर, यानी इनर टेम्पल लॉ कॉलेज है। यहाँ पे गांधी जी ने पढ़ाई की। और कब से कब तक की? तो 1889 से लेके 1891, यानी लगभग 3 साल की ये लॉ की डिग्री रही होगी, इसकी इन्होंने पढ़ाई की। और ये भारत में आए और भारत में पहला मुकदमा लड़ा। और ये विशेषता देखो, गांधी जी अपने पहले मुकदमे में हार गए थे। तो पहले गेम में हारना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आप बहुत बड़े बड़े गेम जीत सकते हो। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी ने कस्तूरबा से शादी कर ली। कस्तूरबा गांधी से गांधी जी ने शादी कब की? जब वो मात्र 13 साल के थे। कितने साल के थे? 13 साल के थे, तब उन्होंने शादी कर ली थी। और किससे करी थी? तो उन मैडम का नाम था कस्तूरबा। तो आगे जाके वो कस्तूरबा गांधी कहलाई। और दोनों ने 62 वर्ष तक वैवाहिक जीवन को बिताया था, है ना। कितने साल उनका वैवाहिक जीवन रहा? तो 62 ईयर। क्योंकि पूना का जो यरवाड़ा जेल है, कौन सा जेल? यरवाड़ा जेल, है ना, वहां पे कस्तूरबा जी की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो पूना के यरवाड़ा जेल में कस्तूरबा जी की मृत्यु हो गई थी। और 18 वर्ष की आयु में ही गांधी जी पिता बन गए। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में गांधी जी पिता बन गए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हम जब गांधी जी के बारे में जान ही रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने जो तस्वीर है, ये है कस्तूरबा जी और ये दिख रहे हैं ना, ये है अपने गांधी जी। ठीक है ना। और सत्य के साथ प्रयोग, एक इनकी किताब है, गांधी जी की मशहूर किताब है। उस किताब का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इस किताब में उन्होंने व्यक्तिगत बातों का जिक्र किया है ना। किसमें? सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक किताब है जिसमें गांधी जी ने व्यक्तिगत बातों का जिक्र किया है। अब देखो, गांधी जी पहला केस भारत में हार गए थे और वो वकालत के क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करना चाहते थे। तो इसी सिलसिले में वो एक दादा अब्दुल्ला नाम के कोई व्यक्ति थे, उनका केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, साउथ अफ्रीका, उस देश में गए। कब गए? तो ये साल था 1893 का। कौन सा साल था? 1893 का साल था। और गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका चले तो गए, लेकिन वहां उन्होंने अनुभव किया किस बात का? वहां उन्होंने रेसिज्म को झेला, ह्यूमिलेशन को झेला, है ना। देखो किस प्रकार झेला। तो एक बार क्या हुआ, वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा, पैसे दिए और प्रथम श्रेणी का टिकट ले लिया। अब वो यात्रा कर रहे थे, लेकिन मेरिट्सबर्ग नाम की जगह आई। क्या नाम है? मेरिट्सबर्ग नाम की जगह आई। और एक गोरे ने गांधी जी को देखा। उसने कहा, अरे ये हिंदुस्तानी इस डब्बे में क्या कर रहा है? तो उसने क्या कहा, हिंदुस्तानी यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में जाना पड़ेगा। तो गांधी ने इससे इनकार कर दिया। तो उसने क्या किया, पुलिस को बुला लिया और पुलिस की सहायता से गांधी जी को ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया।
ठीक है ना। तो गांधी जी को ट्रेन से बाहर कहां से फेंका गया, तो मैरिट्सबर्ग नाम की जगह से। और वो कहां से कहां जा रहे थे, तो वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, है ना। अब देखो, अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होना आवश्यक था। यानी अफ्रीका में अगर कोई भारतीय रह रहा है ना, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट अपने पास रखना होता था, पासपोर्ट की तरह। वो पंजीकरण प्रमाण पत्र था, वो सिर्फ भारतीयों को ही रखना पड़ता था, या दक्षिण एशियाई, ये जो एशियाई देश थे उनके लोगों को ही रखना पड़ता था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसके लिए क्या करना पड़ता, उनको टैक्स देना पड़ता और हमेशा उनको अपने पास रखना पड़ता। कोई भी पुलिस का अधिकारी आता और कहता कि ये पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाओ तुम्हारा, तो ये दिखाना पड़ता। तो कितने शर्म की बात थी। तो 1906 में गांधी जी ने इस एक्ट का, जिसमें वो दिखाना पड़ता था ना सर्टिफिकेट, उस एक्ट का विरोध किया। कब किया, तो गांधी जी ने वो सर्टिफिकेट वाले एक्ट का विरोध कब किया, उस सर्टिफिकेट वाले एक्ट का नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या नाम था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और गांधी जी ने कब विरोध किया, तो 1906 में उसका विरोध शुरू किया। और आगे जाके गांधी जी को इसमें सफलता भी मिली और उन्होंने शिष्टमंडल इंग्लैंड में भेजा और इस जो एक्ट है ना, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको निरस्त करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। कब, 1906, 1906 की बात है। अब देखो, अफ्रीका में गांधी जी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहां से उन्होंने शुरुआत की कि 1906 में उनको इतनी सफलता मिल गई। तो गांधी जी ने अफ्रीका में 1894 में, कब, 1894 में, याद रखना ये डेट्स, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एक संस्था की स्थापना की, उस संस्था का नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। ये देखो, नटाल इंडियन कांग्रेस है ना, ये संस्था के जो संस्थापक थे वो देखो, ये सारे सदस्य दिख रहे हैं इसके अंदर। और ये 22 अगस्त 1894, पिक्चर देख रहे हो ना आप, 22 अगस्त 1894 को इसकी स्थापना की गई, है ना। कब की गई, तो ये दिख रहा हो पिक्चर के अंदर, 22 अगस्त 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, अब देखो यहीं नहीं रुके, इन्होंने एक संस्था स्थापित कर दी। इसके बाद इनके एक जर्मन शिल्पकार दोस्त थे और उनका नाम था कालेनबाख। क्या नाम था, कालेनबाख नाम के जर्मन शिल्पकार दोस्त थे, कालेनबाख नाम के। इनकी मदद से इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। किसकी, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। कब की, 22 अगस्त 1800, टॉलस्टॉय फार्म की 22 अगस्त 1894 की। तो उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन इनकी मदद से टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना करी। अब देखो, गांधी जी ने वहीं अफ्रीका में रहते हुए भगवत गीता को पढ़ा, रस्किन, जॉन रस्किन नाम के एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनको पढ़ा, टॉलस्टॉय के ग्रंथों का अध्ययन किया, है ना। और इसका प्रभाव उनके जीवन में आना भी शुरू हो गया। उन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी। किस पे, भगवत गीता पे गांधी जी ने टीका लिखी। और गांधी जी पे एक किताब का बहुत प्रभाव था गांधी जी के जीवन पे। उस किताब का नाम है अनटू द लास्ट। क्या नाम है, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट नाम का किताब है। ये जॉन रस्किन की किताब है। किसकी किताब है, जॉन रस्किन साहब की किताब है। और इस किताब का गांधी जी के जीवन पे बहुत प्रभाव था। कितना प्रभाव था, मतलब पूछो मत, इतना प्रभाव था। और इन्होंने एक अखबार निकाला, है ना। अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है अखबार का, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार है। और इसका मुख्य पृष्ठ आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये मुख्य पृष्ठ है। ये 1912 का एडिशन है। कब का एडिशन है, 1912 का एडिशन है, दिख रहा है आपके सामने पिक्चर में। अगले आगे चलते हैं। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो गांधी, एग्जाम में प्रश्न आता है कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करी, तो 1904 में करी। कब करी, 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। अब देखो, अफ्रीका में गांधी जी विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर रहे थे, ठीक है, विभिन्न संगठन स्थापित कर रहे थे, विभिन्न आंदोलन कर रहे थे। और इसका प्रभाव क्या हुआ, 1914 का साल आया। और 1914 का साल आते आते वहां की सरकार को, वहां के जो जितने भी काले कानून थे, जो रंगभेद करते थे, है ना, असमानता करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, इस प्रकार के कानूनों को सरकार को मोस्टली सारे कानून ही वापस लेने पड़ गए थे, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट लगाया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अवज्ञा करने का, इस अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। क्या नाम दिया, और इस सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गांधी जी ने, एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है कि गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था, तो इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में यह सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यह अवज्ञा आंदोलन होता है जिसे सत्याग्रह नाम दिया जाता है। और पहला प्रयोग 1906 में किया गया। कहां पे किया गया, तो साउथ अफ्रीका में किया गया, ठीक है ना। वहीं उन्होंने सत्य के दर्शन का विकास किया।
गांधी जी ने सत्य के दर्शन का विकास कहां पे किया था? तो ये साउथ अफ्रीका में किया था। और सत्य का दर्शन क्या है? उसमें है सत्य। क्या है? सत्य है, अहिंसा है ना। और इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है? सत्य का दर्शन बनता है ना। 1909 में उन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज। 1909 में किताब क्या लिखी? हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष सत्याग्रह है। यानी गांधी जी ने खुद ने सत्याग्रह की परिभाषा दी है। गांधी जी ने खुद ने सत्याग्रह की परिभाषा दी है। कहां पे दी है, कहां पे बताया है? तो उनकी किताब है एक हिंद स्वराज, और ये 1909 में लिखी। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अहिंसा पे आधारित सत्य के लिए संघर्ष क्या है? सत्याग्रह है। ये देखिए हिंद स्वराज जो बुक है उसका मुख्य पृष्ठ है। यहां पे 1915 में वो भारत आ गए। कब भारत आए? 1915 में, 1915 में। 1914 में अफ्रीका में जो भी काले कानून थे उनको उन्होंने डिलीट करवा दिया, है ना, खत्म करवा दिया। अंग्रेजों से बोले खत्म करो इनको। और 1915 में भारत का उद्धार करने के लिए वो भारत लौट आए। और भारत आए, और भारत आते ही इन्होंने क्या किया? भारत को समझने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू कर दी। और इसके लिए उन्होंने चयन किया साधन के रूप में तीसरे श्रेणी के डब्बे, क्योंकि उस समय कारें तो होती नहीं थी। और गांधी जी ने ट्रेन का जो तीसरे श्रेणी का डब्बा था जिसमें आम व्यक्ति जाते थे आते थे, तो उस डब्बे को चुना और उसके माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत को समझा। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए ना, वो शिक्षा भारतीय भाषाओं में देनी चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा कि भारतीयों को जो एजुकेशन हम देते हैं, अंग्रेज लोग देते हैं, इनको भारतीय भाषाओं में देनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी है ना, वो भारतीयों को क्या बना देगी? अपाहिज बना देगी, है ना। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और इससे क्या होगा? वो अपने ही भूमि पे अजनबी लगेंगे। यानी कुछ 2-4 लोग पढ़ लेंगे और बाकी अनपढ़ रहेंगे, तो वो अनपढ़ों के लिए क्या होंगे? अंग्रेजी पढ़ने वाले। अनपढ़ नहीं कह सकते, बाकी जो अपने नॉर्मल एजुकेशन लेंगे, है ना, जीवन के मूल्य समझेंगे, वो लोग उनको अजनबी की तरह ही ट्रीट करेंगे अल्टीमेटली। और गांधी जी ने शिक्षा पे जोर दिया, बोला हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है? व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होती है ना। ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। शिक्षा के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, ये अगर बताना हो तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होते हैं। पूंजीवादी साम्राज्य के खिलाफ मानव श्रम पर बल और लघु उद्योग पर गांधी जी ने बढ़ावा दिया था। यानी वो पूंजीवादी साम्राज्य को स्वीकार नहीं करते थे, इसके खिलाफ थे। वो मानव श्रम पे जोर देते थे। वो कहते थे कि जो मशीनें हैं ना, इनका अति उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और उन्होंने लघु उद्योग, जो एमएसएमई वाला कॉन्सेप्ट है ना अपना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाला, ये गांधी जी की भावना से ही प्रेरित है ना। और ये देखो गांधी जी कहाँ पे? पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, है ना, 1915 में। ये ट्रेन का दृश्य है। आगे चलते हैं। गांधी जी का भारतीय आंदोलन में योगदान। अब शुरू करते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे, है ना। इस प्रकार के प्रश्न अब शुरू करते हैं। तो गांधी जी का भारतीय आंदोलन में क्या योगदान रहा वो देख लेते हैं। 1916 में गांधी जी 1915 में लौट गए थे भारत। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में फंसी थी और गांधी जी ने उनका साथ दिया था, है ना। जब गांधी जी ये मानते थे कि कोई अगला अगर परेशानी में है तो उस परेशानी का फायदा मत उठाओ, है ना। गांधी जी ऐसा मानते थे। तो ब्रिटिश सरकार जब विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, गांधी जी ने उनकी हेल्प करी थी। लेकिन बाद में जैसे ब्रिटिश सरकार उन चीज़ों से अलग हुई, गांधी जी ने उनका विरोध शुरू कर दिया। अहमदाबाद के पास में 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे? तो अहमदाबाद के पास में ही है साबरमती आश्रम। ये देख हमारे सामने जो सामने चित्र दिख रहा है ना, ये साबरमती आश्रम का चित्र है ना। ये जो चित्र दिख रहा है ये साबरमती आश्रम का बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए, कभी टाइम मिले तो घूम के आओ। और फिर उन्होंने जो भारत में आंदोलनों की शुरुआत करी, तो वो कौन सा था? तो वो पहला आंदोलन था चंपारण। कौन सा? चंपारण। और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण आंदोलन? तो ये 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। और इसमें क्या होता था? चंपारण जो जगह थी, बिहार में एक जगह है, वहां पे नील की खेती करना आवश्यक था। यानी किसान ना चाहे तो भी उसको नील की खेती करनी ही पड़ती थी। और कितने भाग पे? उसके पास टोटल जमीन है, उसके 3/20 भाग पे उसे नील की खेती करनी ही पड़ती थी।
और ये अंग्रेजों ने 3/20 ही क्यों रखा? ये बड़े चालाक थे। इनको पता था कि नील की खेती करने के बाद जमीन खराब हो जाएगी। इस बार 3/20 पे कर लेगा, अगली बार फिर से 3/20 पे कर लेगा, अगली बार फिर 5-7 बार कर लेगा, तो वापस आएगा, तो तब तक वापस नील उत्पादन होना शुरू हो जाएगी और बाकी के टाइम पे वो जो फसल है, मतलब जो जमीन है, वो बंजर होती जाएगी। तो 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। और बड़ी बात देखो, उन्होंने कहा कि नील आप उत्पादित करोगे, खरीदेंगे हम अंग्रेजी, और कीमत भी हम पहले बता देते, यही मिलेंगी तुम लोगों को, है ना। तो लोग इस बात से व्यथित थे, है ना। तो 1917 में चंपारण से एक व्यक्ति है, राम कुमार शुक्ल, क्या नाम है इनका? राम कुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति, इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेज उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरुल हक, नरहरि पारिक, ब्रिज किशोर, ये व्यक्ति थे ना, ये चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ में थे। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। 17 यानी अंग्रेजों के शासन के 17 पे खतरा होता है ना, तो खतरा शुरू हो गया था, ये मान के चलो। और किसने मुलाकात की थी गांधी जी से? तो राम कुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे चंपारण के, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और परिस्थिति से अवगत कराया। अब एक प्रश्न आता है कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरुल हक, नरहरि पारिक, ब्रिज किशोर, ये गांधी जी के सहयोगी थे। और गांधी जी ने इस आंदोलन को इतने शानदार तरीके से आगे बढ़ाया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। और किसने दी गांधी जी को महात्मा की उपाधि? किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, गुरुदेव है ना, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब देखो, चंपारण आंदोलन हो गया 1917 में, और उसके जस्ट अगले साल अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन हुआ। 1918 का साल था। कौन सा साल था? 1918 का साल था। और 1918 का साल, और ये संबंधित किससे था? तो ये प्लेग बोनस से संबंधित था। तो उस समय हमें पता है, उस समय प्लेग वाला रोग फैला हुआ था। तो गांधी जी ने मजदूरों से कहा कि आप भूख हड़ताल पे चले जाओ, ठीक है ना। तो मजदूर हड़ताल पे चले गए। कारण क्या था? महंगाई बढ़ गई थी और मजदूर कह रहे थे कि हमारी जो सैलरी है उसमें 35% की बोनस बढ़ा दो, 35% का बोनस दे दो। लेकिन जो मिल मालिक थे वो मान नहीं रहे थे, तो आंदोलन आगे बढ़ा। गांधी जी को इस आंदोलन में सहयोग किसका मिला? तो अंबालाल साराभाई है, उनकी बहन है अनुसुईया बहन। क्या नाम है? अनुसुईया बहन। इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ये देखिए सामने दिख रहा है ना, ये चित्र, ये अनुसुईया बहन का चित्र है, और ये जो अहमदाबाद वाला मील मजदूर वाला चित्र है। आगे चलते हैं। फिर इसी के बाद में 1918 में एक खेड़ा आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ। लगान में छूट देने के लिए हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह में इनका साथ किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं ना, वो प्रकाश में आए, वो लाइट में आए, गांधी जी के संपर्क में आए, और इंदुलाल याग्निक साहब इस आंदोलन से जुड़े। फिर उसके बाद रोलेट एक्ट आ गया। कब आया रोलेट एक्ट? 1919 में। कब आया रोलेट एक्ट? फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट आया। और सत्याग्रह कब किया गया इस संबंध में? 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में सत्याग्रह किया गया। और इसी सत्याग्रह के क्रम में 13 अप्रैल 1919 को वो काला दिन आ गया। कौन सा? काला दिन। और इसमें क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। इसमें हजारों निहत्थे जो प्रदर्शनकारी थे उनको अंग्रेजों ने घेर के बुरी तरह से मारा, है ना, विभत्स कांड किया उन्होंने। और ये कानून था ना, काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला कानून था। और इसके बाद में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। कब? 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का गांधी जी की अध्यक्षता में गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन से संबंधित एक अखिल भारतीय कमेटी बनी थी। कब बनी? 23 नवंबर 1919 में। और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। और ये आंदोलन शुरू किसने किया था? तो ये अली बंधुओं ने किया था। अली बंधु कौन थे? एक का नाम था शौकत अली, एक का नाम था मोहम्मद अली। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। और ये आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य चला, है ना। तो ये खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का योगदान भी इसमें रहा, ठीक है ना।
और इस आंदोलन में असहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाएगी। खिलाफत आंदोलन में क्यों कौन सी नीति अपनाएगी? असहयोग और स्वदेशी की नीति। अब देखो, ये खिलाफत आंदोलन चल रहा है एक साइड में और एक साइड में चल रहा है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा है? असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन की घोषणा की गई, ठीक है ना। और सितंबर 1920 में कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो कब होते हैं? दिसंबर के महीने में होते हैं। नॉर्मली कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर के महीने में होते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन को परमिट करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, है ना। इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन होना था वो कहाँ होना? वो नागपुर में होना था। तो फिर नागपुर में दिसंबर में 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, वहां पे भी इस अधिवेशन को स्वीकृति प्रदान की गई। जो बड़े स्तर पे जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा? नागपुर अधिवेशन। क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन कब होते हैं? अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, उसी परिस्थिति में कांग्रेस के अधिवेशन साल के पहले होते हैं, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में हो सकते हैं, लेकिन वो वार्षिक अधिवेशन तो होगा, वो होगा ही होगा, वो दिसंबर के महीने में होगा। कांग्रेस द्वारा गांधी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन ये असहयोग आंदोलन था। मतलब अखिल भारतीय स्तर पे था ये आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन था ना, वो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के मतलब कांग्रेस में गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया और कांग्रेस का अखिल भारतीय स्तर का पहला जन आंदोलन था जब गांधी जी ज्वाइन कर लिए। उसके बाद में गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा, गांधी जी ने सितंबर के महीने में क्या कहा? 21 में, कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होता है, कि अगर जो हम चला रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, जो मुहिम चला रहे हैं, अगर ये सही दिशा में चली गई तो ये मान के चलो कि 1 साल के अंदर ही हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। कब कह रहे हैं गांधी जी? 1921 में ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अगर ये असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से, जिस दिमाग से हम चला रहे हैं ना, अगर ये सही तरीके से चल गया तो ये मान के चलो कि 1 साल के अंदर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ये 1921 में कह रहे हैं गांधी जी। अब गांधी जी क्या करें? खिलाफत आंदोलन उधर से चल ही रहा था, इधर असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब जो अली बंधु थे ना, उनके साथ में गांधी जी पूरे देश में दौरा करना शुरू कर दिया गांधी जी ने। और इसी समय ये वही पीरियड था जब कलकत्ता के अंदर जो नेशनल कॉलेज है, क्या नाम है? नेशनल कॉलेज, उसमें सुभाष चंद्र बोस साहब उसके प्रधानाचार्य बन गए, कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए उस समय जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग आंदोलन के टाइम पे एक कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये बहुत चला, जम के चला। वो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जनता बोले विदेशी कपड़े पहनने ही नहीं, जैसे हम चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था ना आजकल, उसी प्रकार से विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ उस टाइम पे। फिर फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट, फरवरी 1921 के अंदर ड्यूक ऑफ कनाट आया इंग्लैंड से। कौन आया? ड्यूक ऑफ कनाट। कब आया? फरवरी 21 में आया। और नवंबर 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया। कौन आया? नवंबर 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया। और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हड़तालें करी, हड़तालें कर करके उनका स्वागत किया, बोले भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कर करके। और केरला का जो मोलप्पा आंदोलन था ना, तो मोपला आंदोलन कह सकते हैं उसे। और ये शुरू में तो जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके क्या हो गया? ये सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गया था, है ना। और ये देखो उस समय जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कितना शानदार तरीके से चल रहा था, इसका एक देखो उदाहरण यहाँ पे मिलेगा। एक आर्य समाजी नेता थे, नाम था श्रद्धानंद जी। क्या नाम था? श्रद्धानंद जी। तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे ना, उन्होंने उनको जामा मस्जिद में बुलाया कि साहब आप आओ और यहाँ पे भाषण देके जाओ। तो ये देखो इनका बड़प्पन, ये वहां पे गए और भाषण देके आए। कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी। फिर मई 1921 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बीच वार्ता हुई। यानी अब प्रश्न आ सकता है कि एक असहयोग आंदोलन के समय रीडिंग के बीच में और गांधी जी के बीच में बातचीत कब हुई थी? तो मई 21 में हुई थी। कब हुई? मई 21 में। कब हुई? मई 21 में हुई। और गांधी जी ने इस समय उनके पास जो उपाधियां थी जो अंग्रेजों ने दिए थे, क्या क्या दिए थे? एक तो केसर ए हिंद उपाधि थी उनके पास में, केसर ए हिंद नाम की उपाधि थी, ठीक है ना। एक उपाधि थी इनके पास जुलू युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक। और एक उपाधि थी बोयर पदक। क्या नाम है? बोयर पदक। ये तीनों वापस कर दिया अंग्रेजों को, बोले नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो। आजकल भी लौटाते हैं ना कई लोग, है ना। अब तो अपनी सरकार के खिलाफ लौटाने लग गए, लेकिन उस समय तो चलो विदेशियों की सरकार थी, उनके खिलाफ लौटाना तो स्वाभाविक था ही था। फिर उसी समय
गांधी जी के जो पांचवें पुत्र कहे जाते हैं कौन, जमनालाल बजाज साहब, इन्होंने भी एक राय बहादुर की उपाधि थी, वो लौटा दी अंग्रेजों को, वापस रख लो। और फिर दिसंबर 1921 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने गांधी जी को इस आंदोलन की संपूर्ण कार्य योजना के अधिकार दे दिए। देखो अब इस बात को समझते हैं। गांधी जी के पास में यह आंदोलन शुरू करते समय सारे पावर्स नहीं थे, सारे निर्णय गांधी जी नहीं ले सकते थे, है ना। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 1 फरवरी दिसंबर 1921 का जो अधिवेशन हुआ, अहमदाबाद सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इसमें कहा कि अब जो भी निर्णय होगा ना गांधी जी के कहे मुताबिक होगा। कब गांधी जी को ये सारे पावर कब मिले थे इस आंदोलन से संबंधित, तो वो मिले थे दिसंबर 1921 में। इस आंदोलन से संबंधित सारे पावर गांधी जी को प्राप्त हो गए। कब प्राप्त हुए, दिसंबर 1921 में गांधी जी को जो अहमदाबाद सम्मेलन था उसमें सारे पावर मिले थे, ठीक है ना। यानी संपूर्ण कार्य योजना संबंधी अधिकार, बोले जो भी निर्णय लेने होंगे, जो भी कार्य करने होंगे, किस प्रकार से कार्य करने होंगे, ये सारे निर्णय दिसंबर 21 से गांधी जी ही लेंगे। अब कांग्रेस कार्य समिति वो साइड में होने लग गए। और फिर 1 फरवरी 1922 को, डेट थी 1 फरवरी 1922, गांधी जी ने क्या किया, वायसराय को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारियों को आपने गिरफ्तार कर रखे हैं ना, जिन आंदोलनकारियों को आपने गिरफ्तार कर रखा है, अगर इनको 7 दिन में रिहा नहीं किया, 1 फरवरी 1922 को कह रहे हैं गांधी जी वायसराय को कि अगर 7 दिन में आंदोलनकारियों को जिनको गिरफ्तार कर रखा है रिहा नहीं किया तो ये बारदोली से सामूहिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब है वायसराय को धमका रहे हैं गांधी जी। यहां पे देखो कब कह रहे हैं, 1 फरवरी 22 को। लेकिन इसी बीच में क्या हो गया, 5 फरवरी का दिन आया और 5 फरवरी के दिन चोरा चोरी कांड हुआ। कब हुआ, 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ। इसमें क्या हुआ, भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। जो अंग्रेजों के जो पुलिस वाले थे ना, उनको 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने। और गांधी जी ने इस कारण बारदोली सम्मेलन वापस लिया गया। गांधी जी ने कहा कि अब जो बारदोली में हम कर रहे थे ना आंदोलन, उसे नहीं कहेंगे। और इस कांड को गांधी जी ने कहा हिमालय जैसी भूल बताया। क्या बताया, हिमालय जैसी भूल, हिमालय जैसी भूल। अब एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न आएगा, गांधी जी ने कौन से घटना को हिमालय जैसी भूल कहा था। तो गांधी जी ने चोरा चोरी कांड है ना, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये डेट याद रखना। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और इस कांड को यानी इस घटना को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल कहा था। क्या कहा, हिमालय जैसी भूल कहा था। और 12 फरवरी को, जैसे 5 तारीख को तो ये चोरा चोरी कांड हो गया, ठीक है। अब 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गांधी जी ने। बोले 12 फरवरी को आप सब एक जगह आ जाओ, बारदोली नाम की जगह वहां पे, और बैठक बुलाई। और बैठक में क्या किया, इस आंदोलन को बोले अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। और 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। पर 5 फरवरी को तो गांधी जी ये चोरा चोरी कांड हुआ, 12 फरवरी को कार्य समिति की बैठक बुलाई और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और फिर देखो 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया, घटना भी उसी समय की है। उस कालक्रम को याद रखना है, कालक्रम से कनेक्ट रहना है हमें, है ना। 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उसके 8 दिन के अंदर ही कितनी तेज गति से देखो, 18 मार्च को, आज तो देखो सालों साल लग जाते हैं किसी हत्यारे को भी सजा करने में, लेकिन अंग्रेजों ने 8 दिन के अंदर गांधी, जो अहमदाबाद सेशन जज था ना, उस सेशन जज का नाम था ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी। कितने साल की, गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। और सजा सुनाने वाला जो जज थे, कौन थे वो, ब्रूमफील्ड नाम था उस बंदे का, ब्रूमफील्ड। और अहमदाबाद का सेशन जज था वो, कहाँ का, अहमदाबाद का। और 18 मार्च को ये सजा सुना दी। और लेकिन 22 में 6 साल की सजा सुनाई, तो अब देखो 22 से 6 साल कब होते हैं, 28 में होते हैं। लेकिन गांधी जी को 6 साल जेल में नहीं रखा अंग्रेजों ने। उन्होंने 5 फरवरी 1924 को 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी को पहले ही छोड़ दिया। बोले गांधी जी बीमार है, आप जाओ बाहर, कोई मतलब नहीं है ना। इस तरह से 6 साल की सजा 18 मार्च 2022 को सुनाई। 6 साल नहीं हुए, 2 ही साल हुए थे, 2 ही साल पूरे नहीं हुए थे। उससे पहले गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था, जिस हिसाब से शुरू हुआ था, मतलब वो परिणाम इसको नहीं मिले।
लेकिन एक बात कांग्रेस के पक्ष में गई। कांग्रेस है ना, कांग्रेस इस आंदोलन के कारण पूरी राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई, यानी पूरे राष्ट्र में कांग्रेस की पहचान स्थापित हो गई इसके कारण, है ना। वो कौन सा आंदोलन था? तो वो असहयोग आंदोलन था, है ना। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। और नवंबर जब जेल से बाहर आए, साल कौन सा था? गांधी जी जेल से बाहर आए ना 1924 में, फरवरी में। उसी साल में नवंबर के महीने में गांधी और जो दास है ना, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। इसे क्या कहते हैं? गांधी दास पैक्ट। तो एग्जाम प्रश्न आता है, गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? ये नवंबर 1924 में हुआ था। अब देखो, गांधी जी का हमने एक बड़ा आंदोलन देख लिया। अब हम इनके दूसरे बड़े आंदोलन को देखते हैं। कौन सा है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को, देखो 31 दिसंबर 1929 को एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता है, हमें पता है। ये कहाँ पे हुआ था? दिसंबर 1929 वाला, ये लाहौर में हुआ था, है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन में क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, है ना। जो जवाहरलाल नेहरू युवा खून था उस समय उनका, है ना। उन्होंने कहा कि हमें तो क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। और कहां पे? तो उन्होंने अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पे तिरंगा फहरा दिया उसी समय। नहीं, मतलब 31 दिसंबर की तो रात थी, या 1 जनवरी 1930 मान सकते हैं। यानी 31 दिसंबर की रात, 1 जनवरी 1930 की जो दिन, अगला दिन 1 जनवरी आ गया ना। और गांधी जी ने क्या किया? इसी क्रम में एक 11 सूत्री मांग रखी अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में। यंग इंडिया में 11, गांधी जी के समाचार पत्र का नाम क्या है? यंग इंडिया, है ना। इस प्रकार से हमें चीजों को रिलेट करते जाना है, समझते जाना है। तो गांधी जी ने कितने सूत्री मांग रखी थी? गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। कितने सूत्री? गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। और उसमें प्रमुख बातें, जो मोटी मोटी बातें क्या थी? एक तो देखो, सरकार है ना, वो सेना पे बहुत ज्यादा खर्च करती है, और देश का पैसा गरीबों पे खर्च होना चाहिए, देश की जनता पे खर्च होना चाहिए, सेना पे इतना व्यय नहीं करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि सेना पे व्यय कम करो आप लोग, ये कहा साफ साफ। दूसरा उन्होंने कहा कि जो शराब है ना, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दो, शराब को पूरा ही कैंसिल करो। और तीसरा उन्होंने कहा जो नैतिक बंदी है ना, उनको छोड़ो। जो आपने झूठे मुकदमे चला के उनको गिरफ्तार कर रखा है, इनको छोड़ो। लेकिन सरकार ने क्या किया? इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बोले हटो साइड में। तो गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा, सरकार का रुख सकारात्मक नहीं देखा ना। गांधी ने कहा मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, और बदले में मुझे क्या मिला? मुझे पत्थर मिला। किसने कहा? गांधी ने कहा। क्या कहा? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, और बदले में अंग्रेजों ने मुझे पत्थर दिया। ये गांधी जी ने कहा था। तो ये प्रश्न आए एग्जाम में कि ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है। और कब का है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण का कथन है। और 14 फरवरी 1930 को, डेट क्या थी? 14 फरवरी 1930, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय गांधी जी ने कब किया था? तो वैलेंटाइन डे पे किया था। कब किया था? वैलेंटाइन डे पे किया था, यानी 14 फरवरी 1930 को किया था। अब देखो, इसी क्रम में गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च शुरू करते हैं, कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं। तो दांडी मार्च वाला जो मार्च था, कब से कब तक था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी का दांडी मार्च था। कब से कब? गांधी जी का दांडी मार्च कब से कब था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक था। और ये यात्रा प्रारंभ कहां से करी थी? गांधी जी ने जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था, वो कहां से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने ये प्रारंभ किया था कहां से? गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। और गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति चलना शुरू हुए थे? तो 78 लोग थे गांधी जी के साथ में। कितने? 78, यानी 80 में से 2 कम। इस प्रकार इसे कनेक्ट करना है हमें। मतलब कितने बंदे थे? 78। कितने थे? 78। इस प्रकार रिलेट करते जाना है। और कितने चले गांधी जी? तो गांधी जी साबरमती से दांडी पहुंचने ना, तो 241 मील चले थे। कितने मील? 241 मील चले थे। इस दौरान गांधी जी ने कहा, जब दांडी मार्च कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी ने क्या कहा?
विश्व को कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यानी गांधी जी उस समय भी वैश्विक नेता बनना चाहते थे और उन्होंने वैश्विक राजनीति है ना उनको भारत की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया था। कब उन्होंने क्या कहा था इस क्रम में? उन्होंने कहा कि शक्ति के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेज शक्ति थे और गांधी जी अपने अधिकार की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। किसमें कहा? गांधी जी ने कहा, है ना। कब कहा? तो जब वो दांडी मार्च कर रहे थे ना, उसी क्रम में कहा था। क्या कहा? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ताकि वैश्विक जो देश है उनका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो सके और अंग्रेजों के अत्याचारों को वो संज्ञान में ले सके। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में जिस प्रकार आज रशिया को घेरने का प्रयास किया जा रहा है ना विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, उसी प्रकार गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटेन को विश्व परिपटल पे घेरा जाए। दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी ना, उनका क्या वाक्य था? उनका वाक्य था अंत तक लड़ो। दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी उसका वाक्य क्या था? उनका जो पंचवाक्य था वो था अंत तक लड़ो। क्या पंचवाक्य था? अंत तक लड़ो। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए, नमक हाथ में लिया और नमक कानून का उल्लंघन किया। कब किया? तो 6 अप्रैल 1930 को किया। और इसी के साथ अवज्ञा शुरू होगी ना। अंग्रेजों का कानून था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते और इसके लिए रेगुलेशन नियम है, गांधी ने इसका उल्लंघन कर दिया। उन्होंने क्या शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा, यानी अवज्ञा करेंगे लेकिन विनय के साथ में, है ना। और तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 से हुआ ऑब्वियसली। और इसी आंदोलन को अलग अलग भागों में अलग लोगों ने वो दिया, साथ दिया। जैसे देख, अपने जो पूर्वोत्तर राज्य है, बहुत ही प्यारा राज्य है मणिपुर, वहां के जो नागाओं में यदुनाग के नेतृत्व में इसका प्रतिनिधित्व किया गया, है ना। लेकिन देखो अंग्रेज कितने क्रूर थे, उन्होंने यदुनाग जी है ना इनको फांसी पे दे दी, फांसी चढ़ा दी, है ना। यदुनाग जी को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। तो इनकी बहन थी गोंडिल्यू, रानी गोंडिल्यू, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर भी, तो तमिलनाडु अपना दक्षिणी वाला हिस्सा, हमने पूर्वोत्तर की बात कर ली, अब देखो दक्षिण में भी गांधी जी को कितना सहयोग मिल रहा है। तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी है ना, जो उन्होंने त्रिचिन्नापल्ली से लेके वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। वहीं अगर कालीकट की बात करें तो पेनार से वाइकोम तक, पेनार तक है ना, कालीकट से पेनार तक, कहां पे? कालीकट से पेनार तक वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे कलप्पण, उन्होंने यात्रा की इसी यात्रा के समर्थन में। फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात करें, अगर पश्चिम की बात करें, देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आंदोलन प्रसारित हो रहा है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की तरफ खान अब्दुल गफार खान साहब थे। कौन थे? खान अब्दुल गफार खान साहब। इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया और इनका एक दल था खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल, है ना। इनका संबंध एग्जाम प्रश्न आता है कि लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतकार का संबंध किस कौन से जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, तो उनका नाम है खान अब्दुल गफार खान से संबंधित है। और असम है ना, असम, उसमें वहां पे एक सर्कुलर ला रखा था सरकार ने, कनिंगम सर्कुलर, और छात्रों ने इसका भी शक्तिशाली आंदोलन चला के विरोध किया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया? आंदोलन क्योंकि जोर पकड़ने लगे, चारों तरफ देखो हर कहीं ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, तो अंग्रेजों ने किया गांधी को गिरफ्तार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो महीना था मई का, है ना, गर्मियां पड़ रही थी, ये मान के चलो। 5 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहाँ रखा? पूना की यरवड़ा जेल में, पूना की यरवड़ा जेल में रखा। यरवड़ा जेल आपको याद आता होगा ना, संजय दत्त को भी तो यरवड़ा जेल में रखा था ना, तो इस प्रकार वही जेल है, संजय दत्त को भी रखा है यहाँ पे, वहां पे गांधी जी को भी पहले रखा गया था। और कब रखा? 5 मई 1930 को। और अब देखो 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू थी, है ना, हमारी एक महिला नेतृत्वकारी क्रांतिकारी, इनके नेतृत्व में गड़साना है, वहां नमक कारखाने की तरफ 2000 कार्यकर्ताओं का कूच हो गया। यानी नेतृत्व करता थी सरोजनी नायडू और इनके पीछे 2000 लोग, और वो गड़साना में जो नमक कारखाना उसकी तरफ जा रहे हैं। अब पुलिस आ गई, उधर से पुलिस आ गई, लाठी डंडे बुरी तरह से इन महिला सहित सबको बुरी तरह से मारा, है ना, और इनका निर्मम तरीके से दमन किया। तो एक पत्रकार है न्यू ट्रिमेन, एक अमेरिका का अखबार है न्यू ट्रिमेन, क्या नाम है? न्यू ट्रिमेन। उसके पत्रकार वेब मिलर साहब, कौन है? वेब मिलर साहब। ये वेब मिलर साहब ने क्या लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे भयंकर या इससे बर्बर दर से नहीं देखा है। किसके बारे में कहा था? तो जो सरोजनी नायडू मैडम गड़साना में नमक कारखाने की तरफ 2000 क्रांतिकारियों के साथ कूच कर रहे थे ना, पुलिस द्वारा उसका जो निर्मम दमन किया गया,
उसके बारे में इन्होंने वे मिलर साहब ने कहा है। अब धीरे धीरे आंदोलन तेज होता गया तो क्या किया, इरविन आया। इरविन ने गांधी जी से कहा गांधी जी बात कर लेते हैं, है ना। तो गांधी जी और इरविन के बीच में अपने एक तो तेज बहादुर सप्रू साहब थे, ये एक जयकर जी, ये जयकर जी और सप्रू साहब, इन दोनों ने मिलकर गांधी जी से कहा कि यार सहमति कर लो आप एक बार, क्योंकि आंदोलनकारियों में कई आंदोलनकारी भी पिस रहे हैं, है ना। सरकार का तो क्या बिगड़ रहा, लट लेके आगे खड़ी है। तो फिर उन्होंने, तो गांधी और इरविन को वैसा डर था कि आंदोलन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, मार्च का महीना 5 तारीख 1931 के साल। ये कालक्रम याद रखना है, कालक्रम से कनेक्ट करेंगे ना तो हम भूलेंगे नहीं, कनेक्ट कर लेंगे। और फिर अब क्या हुआ, 1931 के अंदर मार्च 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल साहब ने की। उसमें कहा, गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। और फिर उस समझौते के अनुसार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एग्जाम में प्रश्न आता है बहुत बार कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें, सेकंड गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें भाग लिया था। कब से कब तक हुआ था, तो ये 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला, यानी लगभग सितंबर से अक्टूबर नवंबर, ये मतलब 2-2.5 महीने चला। और गांधी जी जब अंग्रेज वहां पे गए, लंदन गए, तो कौन से जहाज से गए, ये प्रश्न भी आता है। एसएससी वाले ध्यान देना आप लोग, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। किस जहाज से, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। कहाँ पे, लंदन। और गांधी जी अकेले नहीं गए थे, सरोजनी नायडू मैडम है ना, वो भी इनके साथ में लंदन पहुंची थी। लेकिन 1 दिसंबर को ये समाप्त हो गया गोलमेज सम्मेलन, और इसमें कोई गांधी जी को फायदे वाली बात लगी नहीं, है ना। अंग्रेजों ने फायदे वाली बात इसमें करी नहीं। लेकिन गांधी जी ना इस समय जो गए थे, उस समय वो ब्रिटेन के जो सेंट जेम्स पैलेस है ना, महल है सेंट जेम्स महल, वहां पे वो चढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन के एक मतलब एक बहुत ही बड़े वो व्यक्ति हुए हैं फ्रैंक मॉरेंस, है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्धनग्न फकीर का ब्रिटिश पीएम से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अद्भुत और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। क्या कहा उन्होंने, कहा एक बार फिर से सुन लेते हैं। अर्धनग्न फकीर का ब्रिटिश पीएम से वार्ता करने हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अद्भुत और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ये किसने कहा था, तो ये फ्रैंक मॉरेस ने कहा था। क्या नाम है इनका, फ्रैंक मॉरेस। क्या नाम है, फ्रैंक मॉरेस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी जी भारत आ गए। अब उन्होंने देखा कि वहां पे विलिंगटन करके बंदा आया हुआ है और वो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। और उसने कह दिया भाई कोई समझौता नहीं है, कोई सुलह नहीं है। क्या कहा उसने, विलिंगटन ने कहा कि कोई समझौता कोई सुलह नहीं है, और उसने दमन करना शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने देखा यार ये तो दमन कर रहा है, तो उसने सोचा कि एक बार इससे विलिंगटन से मिलने, इसको बता तो दे कि मैं हूं कौन। तो उसने उसको लिखा, तो बोले यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो विलिंगटन भी अपने कलटाव में पूरा था, उसने कहा कि मैं नहीं मिल रहा किसी से। उसने कहा गांधी वांधी कोई मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिल रहा। तो गांधी जी ने बोला कि मुझे नहीं जानता, तो ठीक है रुक, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन तुमसे वार्ता करने के बाद ही रोका था मैंने इसे फिर से शुरू कर देना है। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय ले लिया। किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड चरण, सेकंड एडिशन शुरू करना, 2.0 शुरू कर दिया उन्होंने। क्या, आज की भाषा में कहते हैं 2.0 शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लेकिन अंग्रेज भी बड़े होशियार थे। 4 जनवरी 1932 को, क्या तारीख थी, 4 जनवरी 1932 को, और उन्होंने गांधी जी को तो ले लिया, सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया 4 जनवरी 1932 को। अब नेतृत्व नहीं रहा तो आंदोलन वैसे आगे कैसे बढ़ेगा। अब इसी क्रम में जो पूना का यरवड़ा जेल था, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत पे हुआ, सांप्रदायिक पंचायत पे घोषणा हुई। रेमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का पीएम था उसने घोषणा कर दी,
अब इसी संबंध में पूना समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। और कहाँ पे हुआ? यरवड़ा जेल में हुआ। कहाँ पे? पूना समझौता कहाँ पे हुआ? 26 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में हुआ। और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। कब बैठ गए थे? तो आमरण अनशन पे 20 सितंबर को बैठ गए थे और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना। और जो ये असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ में कौन कौन व्यक्ति थे? तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी, है ना। इनके सहयोग से क्या हुआ? बाद में समझौता हुआ था। ये कौन सा? पूना समझौता कह सकते हैं, है ना। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी। और फिर मई 1933 आते थे। कौन सा महीना आया? मई 1933 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने कहा कि अब कैंसिल करो, इसमें इतना दम रहा नहीं इस आंदोलन में, तो इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब किया? मई 1933 में इन्होंने स्थगित कर दिया था। अब गांधी जी के दो बड़े आंदोलन हमने देख लिए। गांधी जी के दो बड़े आंदोलन देख लिए हमने। और गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन और भारत की आज़ादी के क्रम में, मतलब ताबूत में जो नींव वो होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण कील, वो ठोकने वाला कार्य किया भारत छोड़ो आंदोलन ने। किसने? भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था। कब आया? 23 मार्च 1942 में। और इसमें भारतीयों को बावड़ा बनाने वाली बातें थी, है ना। क्या थी? बावड़ा बनाने वाली बातें थी। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि इन प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। उन्होंने कहा कि एक चेक दे दिया है और डेट आज की दी नहीं है और आगे जाके ये बैंक दिवालिया हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा उन्होंने किस बारे में कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा था। और ये दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और 5 जुलाई 1942 का डेट था। उन्होंने एक समाचार पत्र था हरिजन, उसमें उन्होंने लिखा कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ो। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। किसमें कहा था? तो हरिजन में कहा था। और कब कहा था? 5 जुलाई 1942 को कहा था। ठीक है ना। अब 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। अब एग्जाम प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? कौन सा? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया कांग्रेस की बैठक में? तो ये 14 जुलाई 1942 को। और बैठक हुई कहाँ थी? तो ये वर्धा में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई थी। वहां पे 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव वहां पे उस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पास कर दिया गया। ठीक है। फिर 7 अगस्त 1942 को बंबई के जो ग्वालियर टैंक है ना, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 7 अगस्त 1942 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आजाद साहब ने। किसने करी? अबुल कलाम आजाद ने करी। कब? 7 अगस्त 1942 को। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बंबई के ग्वालियर टैंक नाम की जगह वहां पे हुआ। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने करी। इसमें गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था। यानी जो ग्वालियर टैंक का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें गांधी जी ने ये 70 मिनट वाला भाषण दे दिया था। और उन्होंने एक नारा दे दिया। नारा क्या दे दिया इस बार? इन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। और कब दिया? 7 अगस्त 1942 को दिया। कहाँ दिया? बंबई में दिया, है ना। और कांग्रेस के अधिवेशन में दिया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन वो देखते हैं। देखो, इन्होंने कहा सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर मानवता प्रेम है। ये गांधी जी मानते हैं। क्या मानते हैं गांधी जी? ये गांधी जी कहते हैं कि सत्य है वो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर मानवता से प्रेम करना ईश्वर है। गांधी जी के अंदर जो सर्वप्रियता थी, यानी वो हर व्यक्ति से प्रेम करते थे, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? ये उन्होंने हिंदू धर्म से लिया था। और जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था उनका, वो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से इन्होंने ये प्रभावित थे। और उन्होंने एक यंग इंडिया नाम का समाचार पत्र है, उसमें ये लिखा, उन्होंने लिखा कि जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत की खोज की थी, वे न्यूटन से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। यानी एग्जाम में अक्सर आजकल एक प्रचलन चल गया है कि एक कथन देते हैं और पूछते हैं कि कथन किसका है। तो ये गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी याद रखना जरूरी है। इन्होंने कहा कि जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत की खोज की, वे न्यूटन से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। गांधी जी ने किसमें कहा? ये यंग इंडिया में कहा। और 9 अगस्त से 7 अगस्त से वो मीटिंग शुरू हो गई। फिर 9 अगस्त से ना ये आंदोलन पूरे वेग से, पूरी स्पीड से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
9 अगस्त से पूरी स्पीड से शुरू हो गया। गांधी जी ने कहा या तो हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र करवाएंगे, गांधी जी ने कहा कि या तो हम भारत को पूरा स्वतंत्र करवा लेंगे या फिर इस प्रयास में मर मिटेंगे। क्या कहा कि गांधी जी ने कहा कि या तो हम भारत छोड़ो आंदोलन जैसे पूरा होगा ना तो भारत आज़ाद हो चुका होगा, और अगर आज़ाद नहीं होगा तो हम फिर मर मिटेंगे। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने करी? तो उषा मेहता ने करी थी। उषा मेहता। तो उषा मेहता का संबंध किससे है? उषा मेहता का संबंध भूमिगत रेडियो स्टेशन से है। भूमिगत रेडियो स्टेशन से है। भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था कब? ये चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन देखो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग है ना, उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, इसने भी इस आंदोलन का बहिष्कार किया था। यानी मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। और अब भारत छोड़ो आंदोलन का दमन शुरू हो गया, जगह जगह दमन कर रही है सरकार बुरी तरह से। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया इसके विरोध में। बोले दमन कर रहे हो ना, अब देखो मैं 21 दिन का मैं मतलब आमरण अनशन करता हूं। तो फरवरी 1943 में उन्होंने ये आमरण अनशन शुरू कर दिया। और कहाँ थे वो? आगा खान पैलेस में थे। फिर अंग्रेजों ने इसी आमरण अनशन से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया था, रूबिकॉन। क्या नाम है? रूबिकॉन। रूबिकॉन क्या है? एक ऑपरेशन रूबिकॉन करके अंग्रेजों ने चलाया था। ये गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रूबिकॉन क्या है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन जो गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था, ये मान के चलो। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने 1944 में वापस ले लिया। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था ना, कांग्रेस ने 1944 में इसे वापस ले लिया। और 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें वापस कब छोड़ा? लॉर्ड वेवेल ने। तो 6 मई 1944 को गांधी जी को, उस समय लॉर्ड वेवेल था ना वायसराय, लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। ठीक है ना? कब किया? तो 6 मई 1944 को। और ये होना ही था पूरा। अब देखो गांधी जी ने कुछ कुछ रचनात्मक कार्य किए हैं, कुछ मतलब उनका जो झुकाव वो किस तरफ था, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो ग्राम उद्योग संघ की स्थापना करी उन्होंने, गांधी जी ने। तो आप एग्जाम प्रश्न आता है ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसने करी? तो ये गांधी जी ने करी। किसने करी? गांधी जी ने करी। मोहनदास करमचंद गांधी ने करी। तालीमी संघ की स्थापना किसने करी? ये भी गांधी जी ने करी। और इन्होंने एक संघ बनाया था, गोरक्षा संघ, ये भी गांधी जी ने बनाया था। तो ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरा रक्षा संघ किसने बनाए? गांधी जी ने बनाए। और उन्होंने ना समाज से असमानता को कहा कि असमानता समाज में नहीं होनी चाहिए, समाज में असमानता होनी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग जन्म के आधार पे मानते हैं, ये छोटी ये बड़ा ये बड़ा। तो गांधी जी ने उस समय 1942 था, उस समय मतलब जो शुरू से गांधी जी मानते थे कि जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे ये भेदभाव है ना, ये समाप्त करना चाहिए। इन्होंने प्रयास भी बहुत किए इसको समाप्त करने के लिए। और इन्होंने हरिजन नाम का एक समाचार पत्र, एक इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र, एक यंग इंडिया नाम का समाचार पत्र, एक नवजीवन नाम के समाचार पत्र का संपादन का कार्य किया। तो गांधी जी के समाचार से संबंधित समाचार पत्र कौन कौन से हैं? ये तो हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। कौन कौन से याद करो? हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। इस सुविधा के लिए खेद है। आगे चलते हैं। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में उन्होंने किताब लिखी है। कौन सी? हिंद स्वराज। कब लिखा? 1909 में। और ये गांधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। हिंद स्वराज है ना, कब लिखी? 1909 में लिखी, और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। और लेकिन हिंद स्वराज जो किताब है ना, अंग्रेजों ने इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया, उसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। कौन सी किताब? हिंद स्वराज को किसने लिखी? गांधी जी ने लिखी। कब लिखी? 1909 में लिखा था। ये मैंने पहले भी बताया है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नाम की किताब लिखी इन्होंने। क्या लिखा? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। और इसमें क्या लिखा है? जो दक्षिण अफ्रीका में जो अनुभव है उनके बारे में लिखा है। और इन्होंने एक किताब लिखी, मेरे सपनों का भारत। क्या लिखी है? मेरे सपनों का भारत। और इसमें गांधी जी के लेखन और भाषण का संग्रह है। ठीक है ना? एक इन्होंने ग्राम स्वराज पे ध्यान दिया है। ग्राम स्वराज जो कॉन्सेप्ट है ना, संविधान का जो आर्टिकल 40 पंचायती राज वाला, ये संविधान गांधी जी के जो ग्राम स्वराज वाला कॉन्सेप्ट था कि सत्ता है ना विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, सबसे जो सत्ता को सबसे छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। ये गांधी जी का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है अपना, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज वाले कॉन्सेप्ट से ही प्रभावित है। उन्होंने अब एक आत्मकथा लिखी है,
उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम की किताब लिखी है। ये किताब है गांधी जी की आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। और ये गांधी जी ने जितने भी पुस्तकें लिखी है, गांधी जी जितने भी किताबें लिखी है, ये उनमें सबसे लंबी है। कितनी लंबी है? तो इसमें देखो 181 चैप्टर है। कितने अध्याय है? 181 अध्याय है। ठीक है। इसके बाद इसमें 600 पेज है। ठीक है, 600 पेजेस है। और इसमें क्या लिखा है? 1920 तक के जीवन का वर्णन। कब तक के जीवन का वर्णन है? 1920 तक के जीवन का वर्णन है। ठीक है, किसमें? और इन्होंने एक गीता माता नाम की किताब लिखी है। और ये गीता माता है ना, ये किताब जो गीता माता नाम की किताब है, इसका अनुवाद गुजराती के अंदर 1929 में किया गया। कब किया गया? जून 1929 में गीता माता का गुजराती में अनुवाद किया गया। और 12 मार्च 1930 को ये किताब छापी ना, गीता माता, ये 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन है। कौन सा? नवजीवन प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। अनासक्ति योग नाम से किताब प्रकाशित की गई। और ये किसमें? ये गीता माता वाले कॉन्सेप्ट है। इसे हिंदी में, बांग्ला में, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में भी छापा गया। ठीक है, किसे? अनासक्ति योग नाम से प्रकाशित की गई थी इस किताब को। मनुबेन का गांधी जी से, मतलब गांधी जी का सहारा बनी थी मनुबेन, है ना। और 1946 में मात्र 17 साल की थी मनुबेन ना, 17 साल की थी जब गांधी जी का सहारा बनी थी। गांधी जी की इन्होंने हेल्प करी थी, गांधी जी की असिस्टेंट बनी थी। और गांधी जी का जब तक निधन हो गया तब तक ये साथ में रही थी मनुबेन, है ना। और एक मीराबेन थी, मीराबेन एक मतलब ब्रिटिश महिला थी। उनका असली नाम मेडलिन स्लेड था। एग्जाम में आता है कि गांधी जी का जो उन्होंने गांधी जी के विचारों को प्रचार किया था, जैसे खादी का प्रचार किया था, तो ये मेडलिन स्लेड थी इनका असली नाम। मीराबेन का असली नाम मेडलिन स्लेड था। ये अंग्रेज सैन्य अधिकारी की बेटी थी। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर लिया है ना। बाकी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मुलान स्कूल LRE, है ना। इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आ सकते हो आप, और वहां इस PDF को ले सकते हो। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।